Okay. Good afternoon. Sorry. Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, crafting young minds. And this is the continuation lecture for 8th standard ICSE students, and the subject is history. We are dealing with chapter number 6, that is the Indian Renaissance. Okay, and this will be presented by Zair sir. In the last class, we have discussed that what is the meaning of Renaissance, what is the meaning of social reformation. We discussed about great personalities, one of the great personalities, which is also known as, who is also known as father of Indian Renaissance. ठीक है. एंड अब आगे हम लोग और ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म किए हमारे भारत के सोसाइटी में, इन द इंडियन सोसाइटी, इंडिया के समाज में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की और बखूबी वो सफल भी हुए. राइट, चलिए तो फिर शुरू करते हैं. Indian reformers, we have studied about him. He is Raja Ram Mohan Roy, known as the father of Indian Renaissance and the father of Indian journalism. राइट, ठीक है. इन्हीं से शुरुआत होती है एंड इनके बाद हम लोग देखेंगे कि अच्छा इनके बारे में अगर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो भाई ये है कि ही एस्टैब्लिश्ड ब्रह्मो समाज. याद रखिएगा ये भाई, इन्होंने ब्रह्मो समाज का एस्टैब्लिशमेंट किया. एंड उनके बाद कहेंगे कि प्रेसिडेंसी कॉलेज, राइट, दैट इज द हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है, राइट, उनका भी इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया. एंड सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, विडोहुड एंड लाइक इंटरकास्ट मैरिज, फीमेल लिटरेसी, राइट, ठीक है, ये सब के बारे में इन्होंने सोसाइटी को एजुकेट किया. राइट, एंड वेस्टर्न एजुकेशन, विडो रीमैरिज, कोई भी हो, सती प्रथा बैन करवाना, right? ये सारी चीजें उन्होंने की. राइट, ठीक है. ये हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी वी हैव सीन दिस इन द लास्ट लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ठीक है. अब याद रखिएगा अगेन, ये क्या है? विद्यासागर है. विद्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद्या? विद्या का मतलब होता है नॉलेज, राइट, पढ़ाई है, आप लोग के हिसाब से पढ़ाई, लेकिन विद्या का मतलब नॉलेज. सागर, सागर का मतलब क्या भाई? समंदर, सी, राइट, या ओशन. सो भाई ओशन ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो नोन एज ओशन ऑफ नॉलेज. ओके, चलिए देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं क्या लिखा है. लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर continued the reform movement started by Raja Ram Mohan Roy. He was born on 26th of September 1820 in Bengal. Again, he was also a Bengali. जैसे राजा राम मोहन रॉय है तो ये भी, इनका भी जन्म बंगाल में ही हुआ था. राइट, ठीक है. सी, he was also born in Bengal. राइट, तो दोनों ही बंगाल से ही बिलोंग करते थे. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट, या ईश्वर चंद्र spent his childhood in extreme poverty, popularly known as Vidyasagar, meaning sea of knowledge. ये याद रखिएगा, यहाँ पर सी लिखा है, आप ओशन भी लिख सकते हैं. ओशन ऑफ नॉलेज, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, राइट, ओशन ऑफ नॉलेज और सी ऑफ नॉलेज. अब देखिए आगे क्या लिखा है इनके बारे में. लिखा है ईश्वर चंद्र was a well known writer, intellectual and above all ह्यूमैनिस्ट. क्या थे? राइटर थे. इंटेलेक्चुअल, क्या होता है इंटेलेक्चुअल? इंटेलेक्चुअल का मतलब है जो अपना दिमाग यूज करके, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में डिफरेंशिएट करे और हमेशा वो जो सही लगता है उनको उनके हिसाब से, राइट, उसका साथ दे, उसको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जो अपना दिमाग यूज करे ज्यादातर. और यही बाकी सब लोगों ने भी किया था. इंटेलेक्चुअल क्लास अपने आप में ही सोसाइटी में रिफॉर्म चाहता है. राइट, फिर लिखा है कि आर्ग्यूड अगेंस्ट सुपरस्टिशंस. राइट, सुपरस्टिशंस क्या थे भाई? ये आपको हम लोग, मतलब मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में समझा दिया है कि जो भी अंधविश्वास थे, ठीक है, राइट, उसको हम सुपरस्टिशंस कहते हैं और बखूबी इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया. एंड कास्टिज्म, राइट, तो ये दो चीजें ऐसी थी जो भारत की सोसाइटी में एकदम जड़ से, राइट, उखाड़ना चाहते थे सारे इंटेलेक्चुअल्स. और ये ही सारी जो थी, ये सुपरस्टिशंस है, कास्टिज्म है, राइट, ये सारी चीजें भारत के सोसाइटी में या समाज में एकदम रूट से पकड़ चुका था इसको. राइट, ठीक है, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल था और वो भी मतलब वे बैक इन 1800s. राइट, ठीक है,
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विद्यासागर इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ विडो रीमैरिज। देखो याद रखिएगा कि भाई क्या है, विद्यासागर ने ही क्या किया था, इन्होंने ही विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट आगे लाया। ठीक है, विडो रीमैरिज समझते हैं ना आप लोग कि यस कि भाई विधवा एक तरीके से जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है, राइट, ठीक है, तो वो अगर विडो है तो उनको वापस से रीमैरी, राइट, रीमैरी करने का अधिकार दिया गया। एंड रेज्ड कंसर्न फॉर द एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। यस, शायद पता नहीं, पहले है ना वो कलर्स पे एक सीरियल आता था। कौन सा सीरियल आता था आपको पता है? यस सर। यस, राइट, ठीक है। ये भी क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये एक तरीके से चाइल्ड मैरिज ही दर्शाता है, राइट, ठीक है। तो यही चाइल्ड मैरिज इन्होंने एबॉलिश किया, बोले चाइल्ड मैरिज एबॉलिश करवाइए, ठीक है। आप सोचिए, आपके पढ़ने लिखने की उम्र है, आपके खेल कूदने की उम्र है, और आपकी शादी करवा दी जाती है। जैसे कि अभी आप बैकग्राउंड में आप सुन रहे हैं नॉइज, आई होप आप लोग बैकग्राउंड में नॉइज सुन रहे हैं, और यहाँ पर बच्चे पार्किंग में खेल रहे हैं। एंड सोचिए कि इनकी शादी करवा दी जाए, एंड स्पेशली द गर्ल चाइल्ड, राइट, क्या होगा, ये गर्ल चाइल्ड किचन से ही बंद के रह जाएगी उस जमाने में, राइट, ना ही इनका एजुकेशन हो पाएगा, ना ही इनका डेवलपमेंट हो पाएगा, ना ही ये लिटरेट बन पाएगी। एंड बचपन से ही शी वुड बी टाइड टू द किचन, हाउस होल्ड वर्क, एंड टू द, कहेंगे कि भाई हस्बैंड के सारे ऐशो आराम, शौक, सुविधा सब पूरा करने में ही इसका जीवन पूरा व्यतीत हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहते थे, दैट इज वाई लाइक नो एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। इसके बहुत सारे और नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट। लेकिन क्या है कि चाइल्ड मैरिज इनको अबॉलिश करवाया, चाइल्ड मैरिज। देन विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, was passed in 1856 AD, and to set an example he got his only son, उनका एकमात्र लड़का था, उसकी शादी किससे करवाई, एक विधवा से करवा दी। जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल, सोचिए कि भाई एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्या किया, मतलब विडो से अपने ओनली सन, ठीक है, अपने अकेले बेटे, मतलब पूरा वंश में इनका अकेला बेटा था, उसकी शादी इन्होंने किससे करवा दी, विडो से। और ये प्रूव करने के लिए कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, इट इज नॉट अ पाप, इट इज नॉट अ सिन, राइट, टू मैरी अ विडो, लाइक दैट, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, ही ऑल्सो ओपनड द डोर्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द लोअर कास्ट स्टूडेंट्स व्हिच वर अर्लियर रिजर्व्ड फॉर द ब्राह्मण्स, ठीक है। आपको शायद आप हिस्ट्री पढ़ते ही होंगे, अपना सोसाइटी जो था वो 4 भागों में या 4 वर्गों में डिवाइडेड था। ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियस थे, वैश्यस थे, ठीक है, एंड शूद्र, ठीक है। तो भाई ये शूद्र को ही हम कहते हैं लोअर कास्ट उस जमाने में। आज के जमाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लोअर कास्ट पीपल, राइट, इनको कहेंगे सोसाइटी में, समाज में इतना अच्छे से इनका कहेंगे कि इनका दर्जा नहीं था, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही इंटेलेक्चुअल लोग, ऐसे ही कहेंगे सोशल रिफॉर्मर्स, ये लोग क्या किए, ये लोग सोसाइटी में इनको एक अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश किए। और अच्छा फ्यूचर कैसे दिया जाता है, एकमात्र रास्ता है, एंड दैट वे इज थ्रू getting them educated, right? Education is the only way that you could uplift the downtrodden people, right? ठीक है। तो यही चीज किसने की, राजा राम मोहन रॉय ने की, या लेट अस से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की, ठीक है, राइट, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगेन ग्रेट पर्सनालिटी, महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले, या फिर कहेंगे ज्योतिबा फुले, और इनकी वाइफ है ये, ठीक है, ये इनकी वाइफ है और ये ज्योतिबा फुले है। ये दोनों ने ही क्या किया, अगेन ये दोनों ने ही कहेंगे कि जो दलित है या जो आदिवासी है, ठीक है, राइट, या फिर जो डाउन ट्रोडन पीपल है, राइट, ठीक है, इनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की। और अपलिफ्टमेंट कैसा, राइट,
तो इनको कहेंगे कि एजुकेट किया, इनको कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट दिया, राइट। ठीक है, ये सारी चीजें करके इन्होंने क्या किया, जो लोअर क्लास पीपल है उनका अपलिफ्टमेंट किया। खास करके सावित्री बाई फुले, इनका नाम क्या है, इनकी वाइफ का नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका नाम है सावित्री बाई फुले, राइट। एंड इनकी ही मदद से इंडिया में पहली बार फर्स्ट ऑल गर्ल्स स्कूल एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, पहली बार भारत में, पहली बार कहेंगे गर्ल्स के लिए, ठीक है, खाली गर्ल्स के लिए पहली बार। सॉरी, क्या हुआ बेटा? डिड समथिंग हैपन सर? नो सर। ओके ओके, सो पहली बार कहेंगे कि गर्ल्स स्कूल सेटअप हुआ। ओके, अब देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है, महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले was an activist, a thinker, a writer, and social reformer from Maharashtra. Yeah. He is regarded as one of the most important figures in the social reform movement. Yes, right. Why? Because for his fight to attain equal rights for the lower caste people and his contribution to the field of education and women upliftment. ठीक है, राइट। तो क्या है कि एक तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीजें की। सबसे पहली चीज क्या की कि लोअर कास्ट पीपल जो है, राइट, इनको इक्वल स्टेटस या लेट अस से इक्वल राइट्स इन द सोसाइटी, ठीक है, ये दिलवाने की इन्होंने एक तरीके से पूरा के पूरा जंग छेड़ दिया, राइट, लोअर कास्ट पीपल के लिए। सेकंड क्या किया? सेकंड कहेंगे कि भाई विमेन, राइट, विमेन को एजुकेट करने के लिए, उनको भी अपलिफ्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे विमेन के लिए काम किए। एंड और सबसे ज्यादा तो इनका योगदान है, और इनका दोनों का योगदान है एक्चुअली, लेकिन सबसे ज्यादा ये महिला होकर, उस समय पर ये महिला होकर ये क्या करते हैं, हालांकि अपने हस्बैंड की हेल्प से ही करते हैं, इन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे स्कूल्स सेटअप किए। ठीक है, राइट। अब देखते हैं आगे। लिखा है, ज्योतिबा फुले was born on 11th of April 1827 in a humble family from the Mali caste in the city of Pune. He set up schools for girls. He raised his voice against the unjust caste system under which millions of people had suffered for centuries. ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या है कि भाई एक तरीके से कास्ट सिस्टम जो भी है, मतलब जो ये प्रथा थी भाई, ठीक है, इसको खत्म करने की कोशिश की, जो कहेंगे कई सालों से, सैकड़ों सालों से या सेंचुरीज, राइट, कई दशकों से या कई सदियों से, राइट, ये कास्ट सिस्टम चला आ रहा था। तो ये कास्ट सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब आगे देखते हैं। इन ऑर्डर to set an example before the people, he allowed the lower caste people to make use of the well constructed inside the boundary of his house. सोचो, आपको पता ही होगा, है ना, ये चीज तो पता ही था कि लोअर कास्ट पीपल जो थे, ठीक है, राइट, जो भी लोअर कास्ट पीपल थे, राइट, इनका अपना मतलब शहर के बाहर, इनको शहर में तो रहने दिया ही नहीं जाता था, लेकिन जैसे कि उस समय में तो शहर नहीं थे, विलेजेस थे। तो विलेजेस के एक पेड़े पर या लेटर से एक कॉर्नर पर इनकी बस्तियां होती, इनको विलेजेस से दूर ही रखा जाता, विलेज में इनको घर बनाने नहीं दिया जाता, राइट। सेकेंड चीज क्या था कि भाई इनके जो वर्शिप करने के जो टेम्पल्स थे, इनका नहाने धोने का जो वेल था या लेटर से जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी था, ये इनके लिए नहीं था, ये कॉमन लोगों के लिए था, इनके लिए नहीं था। तो ये सब चीजें इनको अपने पर्सनल तरीके से इसको मेंटेन करना पड़ता, राइट। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर भी ज्योतिबा फुले, जैसे आपको पता होगा कि बी आर आम्बेडकर काइंड ऑफ, राइट, तो उनके ही लाइफ में ऐसा बहुत सारी चीजें हुई है कि जहां पर ना जो कॉमन विलेज का जो कॉमन टैंक है, राइट, इसको दलितों को या हरिजन को इसको यूज करने से मना कर देते, राइट। तो यहाँ पर
कहेंगे ज्योतिबा फुले ने क्या किया, तो अपने ही घर का जो वेल था, ठीक है, इसको कहेंगे कि लोअर कास्ट पीपल को यूज करने के लिए अलाउ कर दिया, जस्ट टू शो दैट भाई क्या है कि ऐसा कोई कास्ट सिस्टम नहीं है इस दुनिया में, इट्स जस्ट अ मिथ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद लिखा है in September 1873 he along with his followers formed सत्य शोधक समाज। अब देखिए क्या है भाई ये सत्य, सत्य का मतलब क्या, ट्रूथ, शोधना है ना, शोधक, शोधक मतलब क्या होता है बेटा, फाइंड, राइट, है ना, या टू सीक, भाई भाई सत्य शोधक समाज, सोसाइटी, समाज का मतलब सोसाइटी एक तरीके से। क्या लिखा है, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ द ट्रूथ, है ना, सत्य, सत्य मतलब सत्य की खोज में। व्हाट इज द मेन सत्य, यही है कि भाई देयर इज नथिंग लाइक कास्ट सिस्टम इन आवर इंडिया, राइट, ठीक है, यही मतलब बताया गया था। अब आगे देखते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ओरिजिन was to liberate the Bahujans, the Shudras, and the untouchables, right? And to prevent them from exploitations and atrocities, right? Of the upper caste people and Brahmins, right? ठीक है, तो क्या है भाई, यहाँ पर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो बहुजन है, जो दलित है, जो शूद्रस है, जो अनटचेबल्स है, राइट, इनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। क्या बचाना है भाई, इनको अपने एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, राइट। जो अपर क्लास थे, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो अपर क्लास लोग थे, स्पेशली द ब्राह्मण्स, राइट, ठीक है, या क्षत्रिय या वैश्य, ये क्या करते थे, ये इनको एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है, राइट, और कहेंगे कि एट्रोसिटीज, बहुत जुल्म करते थे इनके ऊपर, तो इनसे बचाने के लिए ये इन्होंने ये सोसाइटीज एस्टैब्लिश की थी, राइट, ताकि इनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को हम कहेंगे कि सेव कर सके, या इनको हम प्रोटेक्ट कर सके एक तरीके से, राइट, ठीक है। चलिए, अब he even started performing marriage ceremonies without the Brahmins। बोलो इतना सारा, मतलब क्या है ये चीज, कि आपको पता होगा कि शायद शादी होती है, या लेट अस से कि और कोई भी ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारे घर में, राइट, तो हम लोग किसको बुलाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। एंड हु इज द पंडित, पंडित इज अ ब्राह्मण, राइट, ठीक है। एंड अब क्या किया, बोला कि भाई शादी तो मैं करवाऊंगा, लेकिन अब उसमें पंडितों को नहीं बुलाएंगे, जो क्या करते हैं, जो सारे कर्म कांड करते हैं, जो सारे रिचुअल्स करते हैं, और जो सारे सेरेमनीज परफॉर्म करते हैं, है ना, राइट। तो अब ये नहीं, अब ये कौन करेंगे, ये हम लोग ही करेंगे। ऐसा ऐसा थोड़ी है कि भाई सिर्फ ब्राह्मण्स का या पंडित्स का ही हक है, सारे रिचुअल्स, सारे सेरेमनीज, सारे कर्म कांड कि ये सब, ये मतलब डायरेक्टली भगवान से यही कांटेक्ट कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, राइट। तो ये सब चीजें उस समय पे हो रही थी। आप सोचिए way in back in like 1800s, है ना, from 1800s to 1900s, ये क्या है, यही तो है एक तरीके से the age of Indian Renaissance, ठीक है। तो आप सोचिए किस तरीके से कास्ट सिस्टम और एजुकेशन, विमेन अपलिफ्टमेंट, ये सब चीजें हो रही है ना। अब देखिए, he was given the name of Mahatma for his noble work। महाआत्मा क्या है, ये महा बड़ी आत्मा है ना, बड़ी आत्मा है ये, बड़ी आत्मा मतलब एक तरीके से सोल, है ना, बहुत ही, जैसे महात्मा गांधी, वैसे ही इनको भी महाआत्मा कहा गया है, राइट। महात्मा मतलब क्या होता है, एक तरीके से द डिवाइन वन, राइट, जो ये सब चीजें नहीं मानते। पर गांधी जी भी क्या किए, अपलिफ्टमेंट, शूद्र का अपलिफ्टमेंट करने के लिए एकदम पीछे लग गए थे, राइट। फ्रॉम आफ्टर दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आई थिंक, या साइमन कमीशन, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यस, सीडीएम के बाद कहेंगे कि आफ्टर 1935 अप टिल 1940 के आसपास, ठीक है, महात्मा गांधी आल्सो ही वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द शूद्रस, और व्हाट ही यूज्ड टू कॉल एज हरिजन्स, ठीक है, राइट। ये सब चीजें हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट, साउथ इंडिया के ये बहुत ही बड़े जाने माने पर्सनालिटी है श्री नारायण गुरु, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत। लिखा है born in 1856 in Kerala,
He became aware of the social injustice suffered by his community as Avarna, or we can say caste ridden in Kerala. अब देखिए साउथ इंडिया में क्या था, एक तरीके से यहाँ पर भी यही कास्टिज्म होता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था भाई, अवर्ण। अवर्ण मतलब एक तरीके से कहेंगे इसको, अगर हम कहें तो शूद्र ही कह सकते एक तरीके से, या फिर डाउन पीपल, या फिर द पीपल ऑफ बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट, ठीक है। तो यही चीज इन्होंने किया, क्या किया, ही लेड द श्री नारायण धर्म परिपल्लव योगम मूवमेंट। अब बहुत ही बड़ा नाम है इसका, जरा याद कर लीजिएगा, राइट। आई रिपीट, श्री नारायण धर्म परिपल्लव योगम मूवमेंट which rejected caste system या casteism and promoted new values of spiritual freedom and social equality. Right. The main features of this movement were to remove untouchability. Yes, क्या है ये जो छूत वाला आपने सुना होगा, बहुत सारी मूवीज में देखते होंगे आप लोग, राइट। ठीक है, तो ये अनटचेबिलिटी रिमूव करना ये इनका मेन उद्देश्य था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, build temples which could be open to all high or low caste. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्पल्स में भी हमें एंट्री नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो क्या है, ऐसे टेम्पल्स बनाइए जहां पर सारे अपर क्लास और लोअर क्लास लोग आके एक साथ पूजा पाठ कर सके, अपनी अर्चना कर सके, जो भी है। To simplify rituals and ceremonies for worship, for marriage, for birth and funeral amongst the Hindus. From a school teacher, Sri Narayan became a religious reformer. In 1877, he composed Atmapadesh Satkam. मतलब ये मलयालम वर्ड है शायद, ठीक है। 100 verses of self-instruction. He traveled widely, lived a hermit's life, and devoted himself to uplift people from lower strata of society. His goals of pilgrimage were promotion of education, cleanliness, devotion to God, improve agriculture, trade and handicraft, technical training to spread Sri Narayan Dharma Paripallav Yoga movement far and wide. ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब इन शॉर्ट अगर इसको समाप्त करें क्या है कि अनटचेबिलिटी हटाना या फिर उससे रिलेटेड जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है सोसाइटी में, ठीक है, उन सब को यहाँ से भगा देना, ठीक है। मतलब सोसाइटी से ये इवल्स को निकाल देना एक तरीके से, है ना। और जो लोअर स्ट्रेटा के जो लोग हैं, राइट, उनको अपलिफ्ट करना, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एज हवास। अब ये एज हवास कौन है, एक तरीके से कम्युनिटी है, राइट, अ कम्युनिटी व्हिच इज लिविंग इन केरला, ठीक है। एज हवास a backward caste liable to protection in jobs and other facilities, raised the slogan for a new India based on one religion, one caste, one God. Right? ये बहुत important है, ठीक है। One religion, one caste and one God. यही चीज होनी चाहिए, है ना। मोनोथेइज्म में या एक ही रिलीजियन, एक ही कास्ट, कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई क्लास सिस्टम नहीं, ऐसा भारत ये लोग 1800s में देखते थे, सोचिए, ठीक है। He passed away on 28th of September 1928, ठीक है, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है, जब इनके बारे में लिखेंगे तब। अगेन अ ग्रेट पर्सनालिटी अमॉन्ग्स्ट द हिंदुइज्म, राइट, बहुत ही मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती है या स्वामी विवेकानंद है, ठीक है, राइट, इनसे तो मैं बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। ये कहेंगे कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको तो कहा जाता है कि भाई ही इज नोन एज द मार्टिन लूथर, ठीक है, ऑफ इंडिया, एक तरीके से। क्यों? क्योंकि आप देखिए मार्टिन लूथर कौन थे, क्रिश्चियनिटी, यूरोप में जो क्रिश्चियंस है, ठीक है। अब ये जो क्रिश्चियनिटी है ना, यहाँ पर यूरोप में भी क्या होता था कि जो पोप वगैरह है, ठीक है, जो फादर है, जो बिशप है, राइट, मतलब एक तरीके से सारे जो नन्स है, राइट, ये सारे के सारे कौन है, रिलीजियस हेड है इन द क्रिश्चियंस। लेकिन समय आते आते क्या हो गए, ये लोग भी लग्जूरियस लाइफ जीने लगे, ये लोग भी एकदम बढ़िया से ऐशो आराम करने लगे, ठीक है।
तो इनको अपोज करने के लिए जो चर्च की जो नेगेटिव सोसाइटी मतलब नेगेटिव कहेंगे कि जो भी प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट यूरोप में आवाज उठाने वाले कौन थे? मार्टिन लूथर थे, ठीक है। एंड जब मार्टिन लूथर की डेथ के बाद क्रिश्चियनिटी में एक नया ही सेक्ट बना जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स। ओके, वैसे ही यहाँ पर भी स्वामी दयानंद सरस्वती ही इज आल्सो कंपेयर्ड टू दी मार्टिन लूथर, राइट। तो अब देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है। लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती was one of the most radical socio-religious reformers। रेडिकल मतलब क्या? एकदम ही स्ट्रॉन्ग या एकदम ही ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, राइट। तो इन्होंने सोसाइटी में रिफॉर्म करने के लिए बहुत ही स्ट्रांगली आवाज उठाई। Originally named as Mul Shankar Tiwari, was born in 1824 AD in Gujarat in a rich family of Brahmin। सोचिए, आप समझ सकते हैं इस चीज को कि ये खुद ब्राह्मण थे और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहेंगे इसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म करने की कोशिश की, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है renounced the worldly pleasures and became a सन्यासी, ठीक है। तो सन्यासी बन गए। And after that, at a very early age, he attained good knowledge of Sanskrit, yes, and the Ved। अब वेद से याद आया आपका आज का होमवर्क क्या है जाने दीजिए। इन्होंने ही यहाँ पर आपकी बुक में लिखा ही है, इन्होंने एक स्लोगन दिया। क्या स्लोगन दिया? गो बैक टू वेद्स, वेदास, ठीक है भाई। वेदास की तरफ देखिए, इसको पढ़िए, इसको जानिए, इसका नॉलेज लीजिए, राइट, और आपको पता चलेगा तो हिंदुइज्म क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। He discovered that Veds were a treasure house of true knowledge. He traveled all across the country and made fiery speeches condemning caste system, idolatry and child marriage। आप सोच सकते हैं, देखिए भाई, इन्होंने वेद पढ़ा, इन्होंने बहुत सारा नॉलेज लिया और इसके बाद क्या किए? सन्यासी बन के ये पूरी कंट्री में घूमते थे और एकदम भड़काऊ भाषण देते थे। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट the evils in the society, that is the caste system, मूर्ति पूजा, that is idolatry and child marriage, राइट, ठीक है। तो ये सारे सोशल इवल्स थे जिनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, ही वाज अ ब्राह्मण, राइट, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है समझ में? गिव मी थम्स अप। ओके ओके, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ना सोचा है कि एक लेक्चर में 3 से 4 पर्सनालिटीज ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, और रिवीजन इज मस्ट, ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। He founded the आर्य समाज in 1875। याद रखिएगा क्या है आर्य समाज, ठीक है, ये इन्होंने फाउंड किया था आर्य समाज। और ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया था जरा बताइए। हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज? हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज? राजा राम मोहन रॉय। एंड आर्य समाज, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्यों पूछ रहा हूं आपको? बिकॉज़ यस, ये क्वेश्चन आंसर्स में आता है, आपके फिलिप्स में आता है, आपके मैचिंग में आ सकता है, ठीक है, राइट। चलिए, सो स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन 1875 AD। Reform the stagnant Hindu thought, gave the slogan "Go back to Vedas" या Veds। आर्य समाज postulates equal justice for all। postulates का मतलब एक तरीके से gives, right? भाई आर्य समाज क्या बोलता है? equal justice for all, right? यहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम वगैरह नहीं होगा। It repudiates the caste system and promotes monotheism, right? ये क्या है भाई? कास्ट सिस्टम को खारिज करता है, बोले वी डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम एंड मोनोथीइज्म, राइट। अब ये मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल, थीस्ट या थीइज्म, ठीक है, एक तरीके से गॉड या बिलीफ, एक तरीके से, ठीक है, राइट। तो बिलीफ की तरफ या सिंगल मोनोथीइज्म, बिलीव इन वन गॉड, इसकी तरफ लेकर जाते हैं। दैट इज
the presence of God, one God, who is omnipresent and omnipotent. ठीक है, omnipresent का मतलब लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, one who is present everywhere, right, at any given time. इसको हम क्या कहते हैं? omnipresent. लिखा बेटा, omnipresent का मतलब, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भगवान है, तो भगवान हर जगह प्रेजेंट है, इसको हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं. अब ओमनी पोटेंट का मतलब लिख लीजिए अगर लिखना है तो, ठीक है, ओमनी पोटेंट. ओमनी पोटेंट का मतलब है सर्वशक्तिमान. ठीक है, दैट इज लाइक नो, क्या कहते हैं सर्वशक्तिमान को इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, इसके पास बहुत सारी पावर्स हो. ठीक है, अनलिमिटेड पावर्स, राइट, सर्वशक्तिमान, याद रखिएगा. तो ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट है. और सही बात है, गॉड क्या है? भगवान जो है हर क्षण हर जगह प्रेजेंट है. अभी भाई ट्रम्प के साथ भी प्रेजेंट होंगे भगवान, ठीक है, बाइडेन के साथ भी, जो बाइडेन के साथ भी प्रेजेंट होंगे, मोदी के साथ भी प्रेजेंट होंगे, और आपके और मेरे साथ भी प्रेजेंट है, राइट, अभी at every given point, right, he is present everywhere. ठीक है, हर क्षण. तो इसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट. ओमनी पोटेंट मतलब ऑल माइटी. ठीक है, राइट, दैट इज नो सर्वशक्तिमान, पावरफुल, वेरी पावरफुल. ठीक है, जिसका पावर का कोई आकलन नहीं है, राइट. तो ये याद रखिएगा. फिर आगे देखते हैं. He quoted, lead a fruitful worldly life, working for a noble cause. Social services are important. सोशल सर्विस, आप देखिए समाज में, राइट, समाज में क्या करना है? आपको अपनी सर्विसेज देनी है, राइट, ताकि लोगों का क्या हो? अपलिफ्टमेंट हो, एक तरीके से लोगों का बेटर लाइफ आप दे सके उस तरीके से. ठीक है, आर्य समाज स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट, reconverting the people who had converted to Christianity or Islam, right. ठीक है, एंड क्या होता है, मतलब आपको पता ही है पहले के जमाने में क्या होता था. जैसे आप देखिए, जैसे कि इनका जो समय है वो तकरीबन 1850s के आसपास है, और इसके पहले कहेंगे कि भारत में दिल्ली सल्तनत सुल्तान का राज था. ठीक है, और उसके बाद कहेंगे कि मुगल्स का राज था, और कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुए हैं? यहाँ पर कन्वर्जन्स हुए हैं. ठीक है, राइट, धर्मांतरण जिसको कहते हैं ना, राइट, तो धर्मांतरण हुए हैं. या फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स का हुकूमत आया, तो ब्रिटिशर्स के साथ बहुत सारे यहाँ पर क्या है, जो कन्वर्जन करवाते थे, राइट, वो लोग आए, तो वो लोग ने भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करवाया. तो इन्होंने क्या किया? शुद्धि मूवमेंट. एक तरीके से जो लोग इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं उनको वापस बुलाना है अपने ही धर्म में, दैट इज हिंदुइज्म में. ठीक है, तो शुद्धि मूवमेंट भी शुरू किया गया बाय द आर्य समाज. Swami Dayanand's views were published in his famous work Satyarth Prakash. Also wrote Ved Bhashya, Bhumika, and again Ved Bhashya. Later his followers established Gurukuls and DAV schools to impart Vedic education. Right? So this was his achievements. या कहेंगे कि ये स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में पढ़ लेते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट. I personally am कहेंगे कि influenced by his personality, और बहुत ही ज्यादा knowledgeable, और कहेंगे कि एक तरीके से ये भी महात्मा ही थे, राइट. ठीक है, so बहुत ही important figure है. अब पढ़ते हैं इनके बारे में, देखते हैं क्या लिखा है. क्या है? स्वामी विवेकानंद, born as Narendranath Dutt, is considered a key figure in the introduction of Vedant and Yoga in Europe and America. याद रखिएगा, ठीक है, कि भाई योग और वेद, ये दोनों का जो कहेंगे इंट्रोडक्शन है वेस्टर्न कंट्रीज में, ये इनके थ्रू जाता है. He is best known for his inspiring speech that began with sisters and brothers of America, right. Through this, he introduced Hinduism at the World Parliament of Religion
एट शिकागो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग था, मतलब कॉन्फ्रेंस था, जहां पर इनकी जो पर्सनालिटी है, राइट, या इनका जो पॉपुलैरिटी है वो वेस्टर्न कंट्रीज में और ज्यादा फैल गया, राइट। एंड ही वाज अ ग्रेट डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, gave him the name विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, याद रखिएगा, जो इनके ही गुरु पर है। 1897 AD, to propagate his guru's teachings to every corner of the world. रामकृष्ण मिशन strongly condemned caste system। देखिए, आप देखेंगे इसमें, तो आप जितने भी पर्सनालिटीज पढ़े हैं, राइट, उसमें क्या कॉमन है? कास्ट सिस्टम, ठीक है, इसको अबॉलिश करो, यस, और उसके बाद अनटचेबिलिटी, राइट, इसको अबॉलिश करो, और जो भी लोअर क्लास के लोग हैं इनको कहीं ना कहीं इक्वल स्टेटस दो, ताकि क्या हो, ये भी अपना अपलिफ्टमेंट कर सके, ठीक है, ये भी अपना समाज में उत्थान कर सके। तो यही चीज कॉमन है, राइट। और हाँ, और एक चीज, अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, राइट, यस, सॉरी, सुपरस्टिशंस, राइट, ये भी कॉमन चीज है। तो यही लिखा है, condemned caste system, untouchability and superstitions, preached humanism, liberty and free thinking. The mission laid a great emphasis on social good rather than on personal salvation, and teach the oneness of all religions. An Irish woman, Margaret Nobel, okay, known as Sister Nivedita, also popularized it। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी सारे सोशल रिफॉर्मर्स है उनके बारे में देखेंगे, राइट। एंड आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है।